हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कितनी तरह का होता है और इसके कॉजेस क्या है। ये तीन चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे। हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को थोड़ा डिटेल में करवा दो, इसीलिए मैं आज अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ ये मैं करवा रही हूँ आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में से, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब देखो, तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे कोई बंदा है, इसके पास जॉब है, अच्छा खासा काम कर रहा है, सैलरी इसको मिल रही है। दूसरा पर्सन है, वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। ये क्या है? जॉब सीकिंग पर्सन है, ठीक है। ये जॉब ढूंढ रहा है। एक और बंदा है, ये इसको कोई लेना देना नहीं है काम से, ठीक है। इसके बाप के पास अच्छा खासा पैसा है, बिजनेस चल रहा है या कोई काम है ऐसा वैसा, तो ये जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, इसको जॉब के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं। अब देखो, एक जिसके पास जॉब है, ये तो एम्प्लॉयड में आ जाएगा। दूसरा जो जॉब ढूंढ रहा है, जो जॉब सीकिंग पर्सन है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। जो बंदा जॉब ढूंढ रहा है वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयड में आ जाएगा। तीसरा बंदा जिसको जॉब के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, उसके पास ऑलरेडी पैसा है, अपने गुजारे जोगा, तो वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयड में नहीं आएगा। ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है ना, वही पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा। जो बंदा जॉब ढूंढ ही नहीं रहा वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी कई बार होता है कि लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं या वैकेंसीज के बारे में भी दिया होता है, तो उसको देखकर भी लोग देखते हैं, कॉल वगैरह करते हैं कि आपके यहाँ पे वैकेंसी है, हम इंटरव्यू के लिए आए, ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा या कोई अपने फ्रेंड से बोलता है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा होता है या किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री में अगर कोई वैकेंसी है तो मुझे भी जॉब दिलवा दो। या कोई अपने रिलेटिव को बोल रहा है। बड़े बड़े सिटीज में आपने देखा होगा कि कोई एक एरिया होता है, वहां पे जाकर लोग खड़े हो जाते हैं सारे जाकर, ठीक है, जो भी वर्कर्स होते हैं जिनको काम चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे वर्कर्स को ले जाते हैं अपने साथ, जो भी काम करना होता है। और वहां पे जैसे किसी जगह पे लेबर चौक होता है, किसी जगह पे कोई मतलब ऐसे अलग अलग नाम से जगह होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग होते हैं। कोई मिस्त्री होएगा जो कि अपना घर बनाने का काम करता है, कोई कारपेंटर होगा, कोई प्लम्बर होगा, ऐसे हर तरह के लोग वहां पे खड़े होते हैं जॉब के लिए। और जिसको जिस तरह के बंदे की जरूरत होती है, किसी के घर में सपोज कोई टैप ठीक करनी है या कुछ और काम करना है, वो प्लम्बर को ले आएगा। किसी के घर में कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वो वहां पे जाकर मिस्त्री को उठाकर अपने घर पे ले आएगा, उससे काम करवा लेगा और उस अकॉर्डिंग डेली वेजेस उसको दे देगा। तो बड़े बड़े शहरों में लोग इस तरह से जॉब ढूंढते हैं। अब कुछ होते हैं जो फैक्ट्रीज में जाते हैं, काम करते हैं, कुछ बड़े बड़े ऑफिसेज में जाकर जॉब करते हैं। अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं। फिर कोई बंदा फैक्ट्री में जाता है कई बार, अब जिसके पास जॉब नहीं होती वो वहां पे जाकर अपना रिज्यूमे दे आता है कि इन केस फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है तो आप हमें बता देना, हम यहाँ पे जॉब कर लेंगे। कुछ रूरल एरिया के लोग होते हैं। अब जो रूरल एरिया वाले लोग होते हैं उनको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि वो बाहर जाएं, फैक्ट्री में जाकर जॉब ढूंढे या किसी ऑफिस में जाकर जॉब ढूंढे। वो क्या करते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता। जब काम होता है तो वो जाते हैं, काम करते हैं, जब काम नहीं होता तो वो फिर घर पे बैठ जाते हैं। कुछ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, वहां पे जाकर जॉब ढूंढते हैं। कुछ खुद को रजिस्टर करवाते हैं, अलग अलग जैसे वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आती है तो उस अकॉर्डिंग जैसे फॉर्म फिल करते हैं, बैंकिंग के, क्लैरिकल की आ गई कोई वैकेंसीज या कुछ और, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो उसके बाद जो टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू होती है, जो भी कुछ होता है, तो उसमें अपियर होते हैं और फिर अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलती है, नहीं मिलती है, वो आगे का प्रोसेस है। अब हमें पता कैसे लगता है कि कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है? ये हमें पता चलता है डाटा से। अब ये तीन तरह की एजेंसीज है जो डाटा कलेक्ट करती है। कौन कौन सी है? एक तो सेंसस की रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है लेकिन वो नौकरी करना चाहते हैं। दूसरा डाटा आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तीसरा फिर एक एनुअल रिपोर्ट बनती है, तो एनुअल रिपोर्ट का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है
कि हमारी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका पहले नाम क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ भी बोलते थे, आजकल इसको एनएसओ बोला जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? एनएसओ के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच ऑल दोज हु owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remunerations. तो एनएसओ के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या यहाँ पे दे रखी है कि वो बंदा जिसके पास अभी के लिए काम नहीं है लेकिन वो काम ढूंढ रहा है, किसके थ्रू? या तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू काम ढूंढ रहा है, या कोई और उसने एजेंट कर रखा है जिसको वो कुछ थोड़ा बहुत पैसा देगा, उसको बोल रहा है कि मुझे आप काम दिलवा दो, या वो अपने किसी फ्रेंड को बोल रहा है, किसी रिलेटिव को बोल रहा है, या उसने कोई एप्लीकेशन दे रखी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई फॉर्म वगैरह फिल करके रखा है, मतलब कि वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम दो, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा, ठीक है। तो वो पर्सन क्या है, वो अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। वो हर किस तरह का काम करने को तैयार है, जो भी काम उसको मिल रहा है वो काम करने को तैयार है, लेकिन स्टिल उसको काम मिल नहीं रहा, तो वो पर्सन क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके हम टाइप्स की बात करेंगे। एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है कि पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा, वो किसी एजेंसी के थ्रू, अपने फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आ जाएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जो बाकी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पर्सन काम करने को तैयार है, काम ढूंढ रहा है अपने फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, या किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, या किसी एजेंसी के थ्रू जो काम ढूंढ रहा है वो आ जाएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। सेकेंड आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है। सपोज एक फार्मर है, उसके पास 4 एकड़ जमीन है, ठीक है। उसको जमीन पे खेती करने के लिए चाहिए 2 वर्कर्स, ठीक है। 2 वर्कर्स सफिशिएंट है, 2 वर्कर्स के साथ वो थोड़ा बहुत काम खुद करता है खेतों का, तो साल में उसका अच्छा खासा काम चल जाता है। लेकिन उसने इन 2 वर्कर्स की जगह पे वहां पे 5 वर्कर्स काम करने के लिए रखे हुए हैं, और साथ में उसके फैमिली मेंबर्स भी काम कर रहे हैं, लाइक उसकी पत्नी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो वो भी साथ में काम कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, ये 2 वर्कर्स की तो चलो जरूरत थी, लेकिन उसके बाद उसने 5 वर्कर्स रखे हुए हैं, तो बाकी के जो वर्कर्स है वो किस में आ जाएंगे, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। मतलब कि कोई ऐसी जगह यहाँ पे काम करने के लिए 2 बंदे चाहिए, लेकिन उस काम को कितने बंदे कर रहे हैं, 5 बंदे कर रहे हैं, या 8 बंदे कर रहे हैं, या 4 बंदे कर रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन आ जाएगी वो आ जाएगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब पर्सन कम चाहिए, वर्कर्स कम चाहिए, लेकिन वहां पे काम ज्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो एक सर्वे हुआ था लेट 1950s में, उसमें क्या बताया गया कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जो 1/3 एग्रीकल्चर वर्कर्स है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि एक्चुअल में कम बंदों की जरूरत होती है लेकिन वहां पे काम करने वाले ज्यादा बंदे होते हैं, तो वो आ जाते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल में क्या होता है, अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं, अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं, वहां पे जाकर कोई काम पकड़ते हैं, वहीं पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस अपने गांव में आ जाते हैं। जैसे कि रेनी सीजन की शुरुआत हुई तो वो अपने गांव में वापस आ गए। ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो ये गांव वाले काम होते हैं ना, जो खेती के काम है, जो एक फार्म में काम होता है, फार्मर्स जो काम करते हैं वो सीजनल होते हैं, ठीक है। जब रेनी सीजन की शुरुआत होएगी उस टाइम पे क्या होगा, सोइंग का सीजन होगा, तो उस टाइम पे उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने वहां पे काम चलेगा जब तक सोइंग सीजन वहां पे चल रहा है। तो उसके बाद जो वहां पे वर्कर्स की जरूरत है वो खत्म हो जाती है जैसे ही क्रॉप्स की सोइंग हो जाती है। उसके बाद वर्कर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो 2 सीजन में जरूरत होती है, एक सोइंग सीजन में, एक हार्वेस्टिंग सीजन में। अदरवाइज जो यहाँ पे काम करने वाले होते हैं वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। तो अब यहाँ पे वर्कर क्या करते हैं, जब रेनी सीजन की शुरुआत होती है, पता है सोइंग सीजन शुरू होने वाला है, तो वो 2 महीने के लिए गांव में आ जाते हैं, गांव में आकर सोइंग का काम करते हैं, फिर से वापस शहरों में जाकर कोई ना कोई काम पकड़ते हैं, वहां पे करने लग जाते हैं। फिर से जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा वो फिर से गांव की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिल रहा है, सारा साल उनको काम नहीं मिल रहा। तो ये ज्यादातर किस ऑक्यूपेशन में होता है, ये फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में होता है। जो एग्रीकल्चर का काम होता है वो सीजनल होता है। इसीलिए जो लोग हैं वो फार्म का काम खत्म करते हैं, फिर गांव आगे अर्बन एरिया में चले जाते हैं, वहां पे जाकर कोई ना कोई जॉब ढूंढते हैं। तो ये आ गया आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिस्कस करा है। कौन सा कौन सा? फर्स्ट था ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और थर्ड था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब स्किल और एरिया ऑफ जॉब के बीच में मिसमैच हो जाता है, ठीक है। कोई बंदा है वो ज्यादा स्किल्ड है लेकिन उसको उस स्किल के लेवल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही, या फिर कोई पर्सन है जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उन्हें स्किल्ड पर्सन चाहिए लेकिन लोगों के पास वो क्वालिटी नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने एमबीए कर रखा है, तो वो क्या जॉब ढूंढेगा, एमबीए के अकॉर्डिंग ही ढूंढेगा ना, कि कोई मैनेजर लेवल की कोई जॉब उसको मिल जाए। लेकिन उसको जॉब क्या मिल रही है, एमबीए वाले को क्लर्क की जॉब मिल रही है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ कि उस पर्सन को मैनेजमेंट की जॉब मिल पाए। तो ये जो इन दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा है, इसकी स्किल के बीच में और एरिया ऑफ जॉब के बीच में, ये जो मिसमैच है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर इसका उल्टा हो जाता है कि कोई पर्सन है, उसने 8th या 10th करी है, तो वो उस अकॉर्डिंग जॉब ढूंढेगा, लेकिन जो बंदा है आगे, जो फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, उसको जॉब चाहिए, उसको पर्सन चाहिए हाईली स्किल्ड बंदा, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, राइट। फिर आ जाता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब उसको कोई भी साथ में कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, फॉर्मली कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया जाता, कोई पेपर वर्क नहीं होता, ऐसे बंदा जा रहा है वहां पे काम कर रहा है, काम करके आ रहा है, अपना डेली वेज ले रहा है, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है उस बंदे का, ना तो कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी टाइम पे उसको जॉब से निकाला जा रहा है, ना ही कोई फॉर्मल तरीके से उसका जॉब का काम हो रहा है। तो वो आ जाता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब देखो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे जो पुराने लोग हैं ना, वो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या आता है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सपोज कोई पर्सन है, वो कहीं जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी एज हो गई है 50 या 50 प्लस उसकी एज है, लेकिन 60 से कम है, 50 के अराउंड उसकी एज है। लेकिन अब हुआ क्या, एकदम से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए। अब जो बंदा 50 साल का है वो एकदम से एक दिन में या एक महीने में तो कंप्यूटर सीख नहीं सकता। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, इस बंदे को निकाल देगी, क्योंकि इसको तो कंप्यूटर नहीं चलाना आता। तो उसको चाहिए, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि
भाई हमने अपनी कंपनी में कंप्यूटर पूरे के पूरे सेटअप कर दिए, तो हमें वो पर्सन चाहिए जो कंप्यूटर के काम से काम कर सके। ये बंदा क्या करता था, ये पेपर वर्क करता था, शुरू से पेपर वर्क करता आ रहा है, पिछले 20-25 साल से जब से ये जॉब कर रहा है ये पेपर वर्क से ही काम करता है। लेकिन सडनली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, इस पर्सन की जॉब चली जाएगी, क्योंकि अब सडनली इसको ना तो वो जो कंपनी है कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ना कुछ और कर रही है, इसको बोलती है कि आप कंप्यूटर पे काम करो। अब ये जो 50 साल का बंदा है वो कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा, इसने तो जिंदगी में कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं था। अभी सडनली कंप्यूटर आए, अब कंप्यूटर का जो आया है 2000 के बाद ही आया है ना कंप्यूटर, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी कंप्यूटर आने की वजह से। तो यहाँ पे भी फिर यही बात बोली जा रही है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में कि एकदम से टेक्नोलॉजी आने से ये वाला जो पर्सन है इसकी जॉब चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया जिसकी वजह से जो पुराने लोग थे उनकी नौकरियां चली गई। फिर आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया में इतना ज्यादा मतलब नोट नहीं होता, आता तो है लेकिन नोटिस नहीं किया जाता है, इसको इतना ज्यादा रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब कभी कभार इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाती है, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाती है। जब रिसेशन आता है एकदम से स्लो डाउन आता है, तो रिसेशन आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है किसी भी कंट्री में उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक बिजनेस साइकिल की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है कि बिजनेस साइकिल बिगड़ा है, रिसेशन आया है, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है जिसकी वजह से नौकरियां गई है, तो वो आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक लास्ट में हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई बंदा है किसी कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको है कि मैं कहीं और अच्छी जॉब कर सकता हूँ। वो कंपनी उसको 50,000 देती है लेकिन वो पर्सन को क्या है कि मुझे 60 या 70,000 चाहिए, 50,000 मेरे लिए कम है, तो वो बंदा जॉब छोड़ देता है, कहीं और सर्च करने लगता है। तो जो उसने पिछली जॉब छोड़ी उस पर्सन ने और नेक्स्ट जॉब वो ढूंढ रहा है, तो इन दोनों के बीच में अब 1-2 महीने तो लगेंगी ना उसको जॉब ढूंढने में, नहीं तो ये जो 1-2 महीने का गैप होता है इसके बीच में जो वो बंदा अनएम्प्लॉयड है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये जॉब जो उसने छोड़ी है उसने अपनी मर्जी से छोड़ी है, इसीलिए इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये जो पर्सन है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही अनएम्प्लॉयड रहा है, उसके बाद इसने दूसरी कंपनी पकड़ी, इसमें जॉब करने लगा, इससे फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 6 महीने इसने यहाँ पे जॉब करी, उसके बाद फिर उसने तीसरी कंपनी में चला गया, वहां पे जॉब करने लगा। अब तीसरी कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए भी उसको 1-2 महीने तो लगेंगे, इंटरव्यू वगैरह देगा तभी सिलेक्शन होगा ना, तो ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है इस पर्सन का ये आ जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, राइट। तो अभी तक हमने 8 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करी है। कौन सी? सबसे पहले ओपन, दूसरी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड हमने करा था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमने करा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्स्थ हमने करा था टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सेवंथ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और एट्थ हमने करा था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 8 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में किसी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पूछी जा सकती है, राइट। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लें कि एकदम से जो इंडिया की है वो ग्रोथ हो जाए और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है और एम्प्लॉयमेंट के लिए अब सरकार भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, जैसे कि बहुत सारे ऐसी स्कीम्स चला रही है सो दैट कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और पॉवर्टी ख़त्म हो सके। इंडिया के केस में स्कॉलर्स का क्या कहना है? पीपल कांट रिमेन कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड फॉर वेरी लॉन्ग बिकॉज देयर डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशंस वुड नॉट अलाउ देम टू डू बी सो। अब देखो इंडिया में लोग ज़्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसी है कि ज़्यादा टाइम तक अगर वो बेले बैठेंगे तो उनको खाना पीना भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब लोग कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कोई ऑटो चलाने लग गया, किसी ने अपनी रेडी लगा ली, कोई सब्जियां बेचने लग गया, ऐसे छोटा मोटा काम कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता है
अपने रोटी जो खाना है वो चलाने के लिए, अपना खाना पीना, अपनी बेसिक जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कई बार उसको ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहता। जैसे कि बहुत डेंजरस जॉब्स करता है, कोई अनप्लेजेंट जॉब्स करता है, अनक्लीन अनहेल्दी सराउंडिंग्स पे भी लोगों को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अब ये डेंजरस जॉब्स कौन सी होती है? लाइक कोई माइनिंग एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे काम करना है, तो जो माइनिंग वाला काम होता है वो थोड़ा डेंजरस भी होता है, अनक्लीन और अनहेल्दी भी होता है, लेकिन फोर्सफुली उनको ये काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बेसिक नीड्स भी, अपनी खाने पीने की बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाता, जिसके चलते हुए उसको ये डेंजरस जॉब्स भी करनी पड़ती है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब हमने ये तो समझ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और कितनी तरह का होता है, हम टाइप्स भी कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी। लेकिन इसके कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो फर्स्ट कॉज आता है कास्ट सिस्टम। अब इंडिया का कास्ट सिस्टम ही ऐसा है, इंडिया में अब कास्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही वो करने की परमिशन दी जाती है कि हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही जॉब देंगे, दूसरों को जॉब नहीं देंगे। बेशक वो जो दूसरा पर्सन है वो उस जॉब के लिए उसके पास ज़्यादा स्किल्स हो, वो ज़्यादा कैपेबल हो, बट स्टिल वो दूसरे पर्सन को जॉब्स नहीं देते, वो एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही वो जॉब देते हैं। तो कास्ट एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। सेकेंड आता है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। इंडिया जो है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि वो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली कम हो रही है, जिसके चलते हुए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ डिमांड्स बढ़ेगी तो उन डिमांड्स को, जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि हम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर सीजन में ही एग्रीकल्चर में लोगों को काम मिलता है, तो उसके बाद लोगों को काम मिलता ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, 4-6 महीने का काम होता है और बाकी के जो 6 महीने हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो फ्री बैठे रहते हैं ना। तो एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है और यहीं से तो एम्प्लॉयमेंट आना है, और यहाँ पे क्या है, सीजनल होता है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर सीजन में ही लोगों को ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडिया में अब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, जिसके चलते हुए ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है ये बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो चीज़ें बनाती है वो मार्केट में महंगी बिकती है, और सेम वही चीज़ जो फैक्ट्री से बनकर आती है, जो इंडस्ट्री बनाती है मशीनरी के थ्रू, वो सस्ती बिकती है क्योंकि वो जल्दी भी बन जाती है और उस पर कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में जो चीज़ बनती है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत आती है, इसलिए वो महंगी भी होती है। तो अब जो लोग हैं, लोग सस्ती चीज़ लेंगे, महंगी तो लेंगे नहीं, जिसके चलते हुए स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है, वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती, जिसके चलते हुए बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक शर्ट है, ठीक है, अगर हम शर्ट की बात करें तो ये सेम शर्ट स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में बनी है और एक शर्ट बनी है इंडस्ट्री में। अब ये जो इंडस्ट्री वाली शर्ट होगी ना, इसकी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू ये जो घरों में किसी ने स्मॉल इंडस्ट्री में बनाई है। अब इसकी कॉस्ट 100 रुपए होगी, इसकी कॉस्ट 50 रुपए होगी। अब जो लोग हैं वो 50 रुपए की शर्ट खरीदेंगे, ना कि 100 रुपए की खरीदेंगे। अब लोगों को क्या लेना देना कि आपने शर्ट हाथ से बनाई है या फैक्ट्री से बनकर आई है, उन्होंने तो कॉस्ट देखनी है ना। तो वो क्या करेंगे, वो 50 रुपए वाली
शर्ट खरीदेंगे, जिसके चलते हुए जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया में वो बिल्कुल ही खत्म होगी। पहले क्या होता था, लोग अपने घरों में छोटा मोटा काम करके अपना खाना पीना चला लेते थे, लेकिन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री खत्म होने की वजह से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने की वजह से लोगों का ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट है ये खत्म हो गया। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती। फिर आता है जॉब स्पेशलाइजेशन। अब इंडिया में क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एजुकेशन जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट 74-75 के आसपास है, लेकिन वहाँ लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? लिटरेसी की डेफिनेशन वो पर्सन है जो कोई भी लैंग्वेज को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो बंदा लिटरेट माना जाता है। लेकिन अगर हम सच्ची में देखें, अगर हम असली में देखें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो लोग बहुत ही कम है। लिटरेट लोग बहुत ज़्यादा है, नो डाउट 74-75% बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत कम है, जिसके चलते हुए जॉब स्पेशलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो जॉब स्पेशलाइजेशन मांगती है और लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं होती, जिसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। फिर लास्ट बात करते हैं लेबर इमोबिलिटी की। अब ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे इंडिया के, वो मूव नहीं करना चाहते, वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी स्टेट में जाकर काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसमें बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, कल्चर आ जाता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, रिलीजन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते हुए लोग अपने लोकल एरिया में ही जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह पे लोकली जॉब्स अवेलेबल नहीं है, दूसरी जगह पे ये मूव करना चाहते नहीं है, जिसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, राइट। ये कुछ रीजंस है अनएम्प्लॉयमेंट के जिसकी वजह से होता है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आप क्या करोगे, हेडिंग दे सकते हो, कास्ट सिस्टम, इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये सारी आप हेडिंग दे दोगे और साथ में 2-3 लाइंस में इनको एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपकी हेडिंग चेक करेगा, उसके बाद जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है, कैसे कास्ट सिस्टम से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 लाइंस में, तो उससे क्या होगा, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, अगर आप ये 6-7 पॉइंट्स कोड कर देते हो एग्जाम में। तो मेजर इसमें इंपॉर्टेंट है ये 6-7 पॉइंट्स, इसको याद करने की जरूरत है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी दे ही दोगे 3-4 लाइंस की, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।